नमस्ते। उम्मीद करता हूं कि आप सब एकदम मस्त और स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है देव और आप देख रहे हैं द फील गुड व्लॉग। आप सबको तो पता ही होगा, मैं मेरे नेपाल ट्रिप में मेरे फरी फैमिली मेंबर्स के साथ मेरे सिटी रायपुर से लेके पटना, जो कि मेरा पहला स्टॉप पॉइंट था, फिर वहाँ से मैं फिर रॉक्सल बीरगंज गया, फिर बीरगंज से मैं काठमांडू होकर मेरा फाइनल डेस्टिनेशन भक्तापुर पहुंचा था। मैं मेरे रोड ट्रिप्स के व्लॉग के लिंक इधर डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, ताकि नए व्यूअर्स को आसानी हो समझने में। आज का ये व्लॉग एक Q&A सेशन होने वाला है। मुझे वैसे तो नेपाल से घूम के 4 महीने के ऊपर हो गया है, लेकिन मुझे आप सबके अभी भी बहुत से ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं DM में, इंस्टाग्राम में। तो मैंने सोचा क्यों ना सारे क्वेश्चन को इकट्ठा करके आज के इस सेशन में मैं उनको आंसर करूं। साथ ही में मैं मेरे नेपाल ट्रिप से रिलेटेड कुछ चीज़ें भी शेयर करना चाहूँगा जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज के सेशन का जो पहला क्वेश्चन आया है, आपने रोड ट्रिप किस तरह प्लान किया? देखिए, जो टूरिस्ट बॉर्डर्स हैं वो एक है दिल्ली के पास, जिसको बनवासा महेंद्र नगर बोलते हैं। फिर एक बॉर्डर आता है सनौली, जो कि गोरखपुर वाराणसी के पास है। और एक बॉर्डर आता है जिससे मैं नेपाल एंट्री किया था, वो पटना रॉक्सल के पास बीरगंज नाम से है। और जो चौथा जिसके बारे में मैं जानता हूँ, वो कोलकाता सिलीगुड़ी के पास में काकरबिटा करके एक जगह है, जो दार्जिलिंग के पास भी पड़ता है। मैं जब मेरे डॉग्स के साथ नेपाल ट्रिप प्लान कर रहा था, तो मेरे लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जिसको मुझे ध्यान में रखना था। सबसे पहला था कि जो मेरी गाड़ी है वो प्रॉपरली सर्विस्ड है कि नहीं। उसके बाद कार के डॉक्यूमेंट्स वगैरह, जैसे कि PUC हो गया, आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड हो गया, आपका लाइसेंस हो गया, गाड़ी का इंश्योरेंस हो गया, ये सब बराबर है कि नहीं और वैलिड है कि नहीं। और जो तीसरा पॉइंट है वो मेरे पेट्स के कुछ डॉक्यूमेंट्स। तो मैं बताना चाहूँगा कि मैंने एक इनका फिटनेस लेटर जनरेट किया था, क्योंकि इनको सारे वैक्सीन्स हो चुके थे। तो मेरे पास जो पेट के जो डायरी होती है या रिकॉर्ड बुक होती है, तो वो रिकॉर्ड बुक में सारे वैक्सीन्स डिटेल्स डले हुए थे दोनों के, वो मैं रखा हुआ था। इसके अलावा जो फिटनेस लेटर है डॉग्स के, जैसे कि मैं कहा, वो भी मैंने हमारे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ से मैं उसको जनरेट किया था। इसके अलावा मैं ट्राई कर रहा था मेरे नगर निगम से कि मुझे एक ओनरशिप का कुछ प्रूफ मिले कि ये जो डॉग है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये बड़ा वाला है, तो इसका नाम बून है। तो ये जो है, इनका ओनरशिप का लेटर मुझे चाहिए था, एज इन मैं इनका ओनर हूँ। तो मुझे कहीं भी वैसा कुछ लाइसेंस या लेटर मुझे नहीं मिल रहा था। तो मैं नगर निगम के ऑफिस में भी विजिट करके पूछा क्या यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट मिलेगा। तो उन्होंने साफ मना कर दिया, बोले कि ऐसे कोई डॉक्यूमेंट्स के बारे में उनकी कोई जानकारी नहीं है। मैंने एक आइडिया किया कि मैं नोटरी गया, नोटरी में जाके मैंने एक एफिडेविट बनाया। तो एफिडेविट में मैंने क्या लिखा, मैं आपको डॉक्यूमेंट भी शो कर रहा हूँ अभी। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट था कि ये जो डॉग्स हैं ये मेरे डॉग्स हैं, और ये डॉग्स के नाम मैंने मेंशन किया था। और इसके अलावा ये डॉग्स की एज और इनके वैक्सीनेशन पूरे हो गए हैं कि नहीं, ये सब किया था। इसके अलावा मेरे घर में इन डॉग्स का पर्पस क्या है, एज इन वहाँ पे लिखा था कि हमारे सिक्योरिटी के लिए हमने रखा है।
और इनको हम बिजनेस पर्पस में या फिर इनको सेल करने नहीं जा रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें मैंने एफिडेविट में मेंशन कराए थे। इसके अलावा मैंने फर्स्ट एड किट भी बना के रखा था, इन केस अगर कुछ इमरजेंसी हो तो मेरे पास बेसिक मेडिसिन्स या जो बैंड एड होती है या ORS होता है, ये सब मैंने रखा हुआ था। और मैंने मैप्स भी 2 एप्लीकेशन डाउनलोड किए हुए थे, और मैंने गूगल मैप में ऑफलाइन मैप्स भी डाउनलोड किया था मेरा एंटायर रूट का। साथ ही साथ मैं और एक एप्लीकेशन जिसको साइगिग बोलते हैं, मैं उस एप्लीकेशन को सब्सक्राइब किया था 1 साल के लिए। वो एप्लीकेशन की खास बात यह है कि आपको नियरेस्ट हॉस्पिटल्स, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, नियरेस्ट पेट्रोल पंप सब कुछ दिखा देती है। तो इसीलिए मैंने वो उस पर भी सब्सक्राइब किया हुआ था। यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा कि नेपाल में GPS सिग्नल बहुत ही वीक है और कहीं तो आपको GPS सिग्नल ही नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपको ऑफलाइन मैप डाउनलोड करके रखना पड़ेगा। ये सब के अलावा मैंने ऑलरेडी सैटेलाइट इमेज से एंटायर रास्ता को देखा कि कैसा रास्ता होगा, क्या मुझे हाईवे मिलेगा कि नहीं, स्टेट हाईवे अवेलेबल है कि नहीं। और सबसे बड़ी चीज़ थी कि मेरे जो रूट में जहाँ पे भी मैं स्टॉप पॉइंट बनाऊंगा वहाँ पे पेट फ्रेंडली होटल मिल रहा है कि नहीं। तो ये सब कुछ कंडीशन फुलफिल होने के बाद ही मैंने ये ट्रिप को एग्जीक्यूट किया था। हमारा अगला क्वेश्चन, डॉग्स को पेट फॉस्टरिंग में क्यों नहीं रखा? देखिए, ऐसा है कि मैं जिस शहर में रहता हूँ, रायपुर छत्तीसगढ़ में, वहाँ पे पेट फॉस्टरिंग के लिए अच्छी सर्विसेज अवेलेबल नहीं है। जैसे कि मेरा एक फ्रेंड है, उसके पास भी गोल्डन रिट्रीवर है। तो उसका एक्सपीरियंस जब मुझे पता चला तो मैं यहाँ के रायपुर के कोई भी फॉस्टरिंग सर्विस के लिए मैं राज़ी नहीं हुआ था, क्योंकि उसने ये कहा था कि उसका पेट जब वहाँ पे रुका था तो बाकी भी पेट्स थे और उनके साथ मिक्स हो जाने से उस डॉग को इन्फेक्शन हो गया था, स्किन इन्फेक्शन। तो मैं नहीं चाहता था कि मेरे बच्चों को भी ये प्रॉब्लम्स हो। बदमाश है बहुत, इसको ये टॉय चाहिए करके बार बार लेके आ रहा है मेरे पास। गोल्डन रिट्रीवर्स को सेपरेशन एंजाइटी भी होती है, और साथ ही साथ मेरे ये जो बच्चे हैं ये मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड है। तो इनको मैं दूर नहीं रखना चाहता, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अटैचमेंट मेरा भी इनके साथ उतना ही है। दोस्तों, लगता है मेरा आज का ये सेशन ये हीरो ख़त्म करने नहीं देगा, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको बाहर इसके टॉय के साथ छोड़ देता हूँ, तो ये चुपचाप अपना खेलता रहेगा और मैं मेरा सेशन कंप्लीट करता हूँ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, डिड यू गिव एनी मेडिकेशन टू द डॉग्स? मेरे डॉग्स नर्वस हो जाते हैं कार के अंदर और वोमिट भी कर देते हैं ऐसे लॉन्ग ट्रिप में। मेरा जो एडल्ट डॉग है वो है बून, वो करीब 2 साल प्लस हो चुका है, और मेरा जो दूसरा डॉग है उसका नाम है लूना, वो अभी 9 महीने की हुई है। तो दोनों डॉग्स बचपन से ही कार में बैठना शुरू कर दिए थे। तो उसमें से जो बून है उसी ने ही जब फर्स्ट टाइम वो कार में बैठा था तब उसने वोमिट किया था, और वही उसका फर्स्ट और लास्ट एपिसोड था। हम लोग वैसे कार में काफ़ी जगह घूमे हैं, मैं अक्सर जाया करता था। 1-2 साल पहले की बात है, तब मैं रोड ट्रिप में हैदराबाद से बेंगलोर होता हुआ उड़ीसा भी गया हूँ, और भी काफ़ी बार मेरा ऐसा लॉन्ग ट्रिप रहा है। तो दोनों डॉग्स काफ़ी हैबिचुएटेड हो चुके थे, उनको कभी भी वैसा नर्वसनेस या एंजाइटी वगैरह कुछ नहीं होता था। अगला क्वेश्चन, हाय सर, मैं इंदौर से हूँ और हम हमारे GSD जर्मन शेफर्ड डॉग को साथ में लेकर जाना चाहते हैं काठमांडू, फिर काठमांडू से पोखरा भी घूमना चाहते हैं। क्या हमें भी बीरगंज और पटना होकर जाना पड़ेगा? तो देखिए, मैंने इसका आंसर मेरे फर्स्ट क्वेश्चन में भी मैंने आंसर कर दिया था। तो यहाँ पे आपको अपना रूट समझना होगा। जैसे कि ये जो सर हैं ये इंदौर में रहते हैं और उनको ज़रूरत नहीं है पटना होकर बीरगंज होकर ही काठमांडू जाए।
इसके जगह मैं जितना मैप मैंने देखा है तो उस हिसाब से उनको बेस्ट होगा सुनावली बॉर्डर क्रॉस होके काठमांडू, फिर वहाँ से वो अपना ट्रैवल प्लान कर सकते हैं। तो इसमें मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आपका कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखना रहेगा, जैसे कि रोड प्रॉपर है कि नहीं, एज इन हाईवे है कि नहीं, वो आपको देखना है। आप जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ पे ऑन द वे में पेट फ्रेंडली होटल्स मिलेंगे कि नहीं। साथ ही साथ आपको ये भी मेक श्योर करना है कि आप कौन से बॉर्डर आपका पास पड़ता है आपके एरिया से, तो आप उस बॉर्डर से नेपाल विजिट कीजिएगा। मेरा जो होम टाउन है वहाँ से बीरगंज का बॉर्डर पास होता है, तो इसलिए मैं बीरगंज से गया था। अगला क्वेश्चन, तो ये भी एक सिमिलर क्वेश्चन ही आया है, जो कि ये बिलासपुर से हैं और वो नेपाल ट्रैवल करना चाहते हैं अपने टॉय ब्रीड जो कि पोमेरियन है उनके साथ। तो देखिए, आप इसमें आराम से आप मेरे रूट से जा सकते हैं। अगर आप बिलासपुर से अंबिकापुर जाते हैं, अंबिकापुर से होता हुआ आप पटना आएंगे, पटना से फिर आप रॉक्सल बीरगंज क्रॉस करते हैं, फिर वहाँ से आप फर्दर आपका जहाँ भी घूमने का प्लान है एज पर योर प्लान आप जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, वुड यू रेकमेंड द सेम होटल वेर यू हैव स्टेड अ नाइट इन पटना? होटल वैसे अच्छा इन अ सेंस कि वहाँ पे मुझे पेट फ्रेंडली होटल में वही एक मिला था, जो कि होटल विस्टा पैलेस उसका नाम, और मुझे वैसे कोई परेशानी तो नहीं हुई। मैं लेट चेक इन किया था और मैं अर्ली चेकआउट भी कर गया था, उसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। बस मुझे दिक्कत ये आया था कि जो रूम थे वो थोड़े छोटे थे और 2 डॉग को संभालना उस छोटे से रूम में मेरे लिए थोड़ा सा तकलीफ हो रहा था। और जो खाना आया था वो डिनर तो ठीक ठाक था, लेकिन अगले सुबह का जो ब्रेकफास्ट था वो फ्रेश नहीं था। तो मैं उसके बारे में कंप्लेन भी किया था रिसेप्शन में, तो उन्होंने ब्रेकफास्ट चेंज करके भी दिया, बट अनफॉर्चुनेटली वो भी फ्रेश नहीं था। तो इसीलिए मुझे खाने पे थोड़ा सा कंप्लेन था। खाने के अलावा और एक सबसे बड़ा इशू मुझे जो फेस करना पड़ा था वो है कि उनका सेफ पार्किंग नहीं है। तो आपको गाड़ी वो होटल के बाजू में खड़ा करना पड़ता है, और क्योंकि बाहर का नंबर प्लेट था तो मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर भी लग रहा था, और इतने सारे सामान भी थे, तो मुझे उस चक्कर में थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था। उसके अलावा हाँ, मैं रेकमेंड करूँगा, आप अगर 1 नाइट है, आप बस रेस्ट लेके निकलना चाहते हैं, तो ठीक है वो होटल। हमारा अगला क्वेश्चन, कैन यू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ NOC फॉर अ प्राइवेट कार? NOC करके आपको कोई भी लेटर या सर्टिफिकेट नहीं मिलता है बॉर्डर से। बेसिकली जब आप बॉर्डर पहुंचते हैं तो वहाँ पे कस्टम ऑफिस मिलता है एकदम बॉर्डर के पास ही। मेरे केस में मैं ट्रैवल कर रहा था बीरगंज होके, तो वहाँ पे 2 कस्टम ऑफिस था। पहला जो कस्टम ऑफिस था वो मेन ऑफिस था और उनका टाइमिंग था सुबह के 10 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक, और सैटरडे ऑफ रहता है। इसके अलावा गवर्नमेंट हॉलीडेज में भी वो ऑफिस बंद रहता है। अब बाकी टाइम में अगर ट्रैवलर्स को क्रॉस करना होता है तो वो दूसरा और एक ऑफिस जो कि लेफ्ट हैंड साइड में आता है, जैसे कि आप ये वीडियो में देख सकते हैं। तो मैं पहुंचा था शाम के 7 बजे, तो जाहिर सी बात है मेन ऑफिस उस टाइम बंद था, और मैं गया था फेस्टिवल टाइम में, एकदम पीक फेस्टिवल टाइम था, दशहरा का टाइम था, तो इसलिए वो ऑफिस भी बंद था। तो जैसे कि ये वाला जो कस्टम ऑफिस आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, यहाँ पे जब मैं आया तो वहाँ पे काफ़ी सारे एजेंट्स थे जो मुझे रुकवाए और बोले कि आपको पास चाहिए होगा ना। तो मैंने कहा कि हाँ मुझे पास चाहिए। तो उन्होंने फिर मुझे बोला कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस और आपका कार का जो रजिस्ट्रेशन कार्ड है वो दीजिएगा। तो मैंने उनको दिया। फिर उन्होंने अंदर जाके उनके ऑफिशियल्स के साथ में बैठ के उन्होंने इस टाइप का एक पेपर डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस करके दिया। तो इस डॉक्यूमेंट में बेसिकली आपका गाड़ी नंबर, आपका स्टे और आपका कितना पेमेंट हुआ है ये मेंशन रहता है। तो मेरा 15 दिन का ट्रिप था, तो मुझे 15 दिन का भंसार चाहिए था। अब आपको एजेंट्स ये बोल सकते हैं कि 15 दिन का भंसार वो नहीं देंगे,
वो यूजुअली बोलते हैं कि 1 दिन का मिलेगा या फिर 7 दिन का, लेकिन रिक्वेस्ट करेंगे तो आपको 15 दिन का भी मिल सकता है। मैंने 30 डेज का तो पता नहीं मुझे वो देते हैं कि नहीं, लेकिन वो एक नॉमिनल फीस भी चार्ज करते हैं। अब ये जो फीस चार्ज करते हैं ये ऑफिशियल नहीं होता, अनऑफिशियल है, तो ये आप बोल सकते हो कि ये उनकी ऊपरी कमाई है। तो मेरा 15 दिन का खर्चा पड़ा 7,500। दैट मीन्स एक दिन का जो टैक्स होता है वो 500 नेपाली करेंसी है, जो कि 350 रुपीज़ इंडियन करेंसी होता है। तो 15 दिन का जो मेरा पड़ा था वो 7,500 नेपाली करेंसी, उसमें से 1500 नेपाली करेंसी एक्स्ट्रा मुझे पे करना पड़ा था उस एजेंट को। तो दोस्तों, आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, डिड यू फेस एनी इश्यूज क्रॉसिंग द बॉर्डर विथ योर डॉग? व्हाट डॉक्यूमेंट शुड वी कैरी? यहाँ पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स शेयर करूंगा। तो जब मैं नेपाल का ट्रिप स्टार्ट कर रहा था, तब मैंने नेपाल की गवर्नमेंट से ये कंसर्न रेज किया कि मैं डॉग को कैसे नेपाल के बॉर्डर से क्रॉस कराऊं। तो मुझे वहाँ से रिप्लाई आया था, जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। उनका रिक्वायरमेंट था कि उनको वैक्सीनेशन सारा हो गया है कि नहीं, ये जानकारी चाहिए था, प्लस क्वारंटीन सर्टिफिकेट चाहिए था। तो मैंने उनको दोबारा से रिप्लाई भेजा था ये पूछ के कि ये क्वारंटीन सर्टिफिकेट क्या होता है, लेकिन उधर से मुझे कुछ रेस्पॉन्स नहीं आया था। तो नेपाल में मेरे कुछ फ्रेंड्स रहते हैं, तो मैंने उनको पूछा कि क्या आप कांटेक्ट कर सकते हैं कस्टम ऑफिस में, ताकि हमको एक क्लियर आइडिया मिल सके कि ये क्वारंटीन लेटर है क्या। तो कांटेक्ट करने के बाद कस्टम ऑफिस से उनको रिप्लाई आया था कि क्वारंटीन लेटर की ज़रूरत नहीं है, आपके पास वैक्सीनेशन कार्ड होने से ही आप उनको ला सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि मैं 7 बजे शाम को पहुंचा था बॉर्डर में, मेन कस्टम ऑफिस भी बंद था उस टाइम, तो मेरा कार का भंसार तो हो चुका था। तो वहाँ पे जो बॉर्डर फोर्स थी उन्होंने मुझे रोक दिया और उन्होंने टॉर्च लगा के जब अंदर देखा तो मेरे साथ 2 डॉग थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप डॉग को लेके अंदर एंट्री नहीं कर सकते। तो मैं काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गया कि ऐसे कैसे, क्योंकि मैंने तो ऑलरेडी सब डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है। तो मैंने उनको शो भी किया सारे डॉक्यूमेंट, जैसे कि वैक्सीनेशन कार्ड हो गया, मेरा एफिडेविट हो गया, फिट टू ट्रैवल सर्टिफिकेट हो गया। ये सारा दिखाने के बाद भी वो राज़ी नहीं हो रहे थे। तो फिर मैंने उनको बोला कि मेरी आपके जो भी ऑफिशियल्स हैं उनसे मेरी फ़ोन पे बात हुई थी और उन्होंने बोला था कोई अदर डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ऐसे ही मुझे थोड़ा देर के लिए साइड में खड़ा रखा और उन्होंने फिर अपने सीनियर से कुछ बात किया, और साथ में जो एजेंट मेरा भंसार बना के दिए थे वो भी थोड़ा हेल्प कर रहे थे मेरा, और वो ऑफिशियल्स को, बॉर्डर फोर्स को बोल रहे थे कि इनको जाने दो करके। बाद में जो बॉर्डर फोर्स थे उन्होंने सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स, डॉग के जो भी डॉक्यूमेंट्स मेरे पास थे उनका पिक्चर खींचा और उन्होंने बोला कि आप अभी जा सकते हैं। तो वहाँ से तो मैं एंट्री कर गया, फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। नेपाल शहर के अंदर तो मैं डॉग लेके काफ़ी जगह घूमा और मुझे कभी कोई भी दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन जब मैं नेपाल से वापस आ रहा था तो बॉर्डर पे मेरे साथ कुछ परेशानियाँ हुई। जब मैं बॉर्डर पहुँचा मुझे फिर से बॉर्डर फोर्स मिले और उन्होंने जब गाड़ी के अंदर डॉग्स देखा तो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स मांगे। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको कैसे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्योंकि मैंने उनको एफिडेविट दे दिया था, उनको मैंने फिट टू ट्रैवल का सर्टिफिकेट दे दिया था, वैक्सीनेशन कार्ड भी दे दिया था। लेकिन वो अड़ गए कि मुझे नेपाल की गवर्नमेंट की सर्टिफिकेट चाहिए जहाँ पे ये लिखा हो कि आप डॉग्स को इंडिया ले जा सकते हैं। मेरी वहाँ पे उनके साथ थोड़ी सी बहस भी हो गई थी। मैं उनको कहा कि मैं तो इजीली यही डॉक्यूमेंट से ही अंदर आया और ये मेरे डॉग्स है, आप ये देख सकते हैं एफिडेविट में लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ये डॉग मेरे साथ ही आए थे, अब मैं मेरे साथ ही ले जाना चाहता हूँ। लेकिन वो ऑफिशियल बिल्कुल भी माने नहीं और मुझे बोले कि आपको कोई भी दूसरे बॉर्डर से आप चले जाइए, इस बॉर्डर से तो मैं आपको क्लियरेंस नहीं दूंगा। तो वहाँ पे मुझे काफ़ी देर वेट करना पड़ा और मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं करूँ तो करूँ क्या। तो मैंने फिर डिसाइड किया कि मैं मेरे उस एजेंट से कम्युनिकेट करने की कोशिश करता हूँ
जो मेरा भंसार बनाए थे। तो अनफॉर्चुनेटली उस टाइम वो अवेलेबल नहीं थे। फिर मैं एक दूसरे एजेंट से कम्युनिकेट किया और वो एजेंट मेरी पूरी बात सुने और सुनने के बाद मुझे बोलने लगे कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन आपको कुछ खर्चा पानी देना पड़ेगा। तब मेरे लिए वो थोड़ा सा शॉकिंग था, क्योंकि मुझे कोई फीस देना नहीं पड़ा था मेरे डॉग्स को एंटर कराने के लिए। लेकिन अब जब मैं जा रहा हूँ वापस अपने देश में, तब मुझे कह रहे थे कि आपको 3000 नेपाली करेंसी पे करना पड़ेगा, तब जाके आप उनको ले जा सकते हैं। तो वो एजेंट, वो जो बॉर्डर फोर्स में थे, उनके साथ फिर उन्होंने बातचीत करके आपस में पैसा डिवाइड कर लिया और मुझे वहाँ से बोला कि आप जल्दी से चले जाओ। तो ये था आज के क्वेश्चन। आई होप कि मेरे आंसर से आपको हेल्प मिला होगा ये समझने में कि क्या और कैसे आप रोड ट्रिप प्लान कर सकते हैं आप अपने फरी फैमिली के साथ। वैसे मैं आपसे कुछ और भी बातें शेयर करना चाहता हूँ। पहला, आपको हर वक्त भंसार का पेपर कैरी करना पड़ेगा आप जब भी अपने कार में नेपाल में घूमते हो। दूसरा, डॉग्स के भी सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पास में ही रखने पड़ेंगे इन केस आप कार में डॉग्स को लेके घूमते हो। तीसरा, वहाँ पे पुलिस चेकिंग भी काफ़ी होती है, तो आपका कार भी चेकिंग हो सकता है। चौथा, आपको होटल्स पेट फ्रेंडली मिल जाएंगे, बट कुछ कंडीशंस होती है, जैसे कि एक रूम में एक पेट ही अलाउ करते हैं। और दूसरी बात, अगर आपका पेट 25 किलो के ऊपर है तो शायद होटल आपको एकोमोडेट ना करे। तो आप होटल्स को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, पर मैं गारंटी नहीं दे सकता कि आपको रूम्स मिलेंगे कि नहीं, बट रिक्वेस्ट तो करके एक बार देख ही सकते हैं। पांचवा, आप अपना करेंसी कन्वर्ट बॉर्डर में ही कर सकते हैं। आपको उसके लिए कोई भी फॉरेक्स सर्विस की ज़रूरत नहीं है। आप बॉर्डर पे कोई भी एजेंट से या फिर कोई भी शॉप से आप इजीली करेंसी एक्सचेंज कर सकते हैं। 6 पॉइंट, आप कैश ज़्यादा कैरी कीजिएगा जब नेपाल के सरहद के अंदर हो, क्योंकि वहाँ पे कार्ड्स बहुत ही कम एक्सेप्ट करते हैं। आपको पेट्रोल पंप में भी कैश ही देना पड़ता है, तो इसीलिए आप कैश ज़्यादा कैरी कीजिएगा। और जो कार्ड है वो सिर्फ बड़े बड़े मॉल्स में ही काम आती है। 7वां पॉइंट, जैसे ही आप कोई भी टूरिस्ट प्लेसेस में जाते हैं तो आपको टूरिस्ट टैक्स पे करना पड़ता है। तो आपका कार का भी एक टैक्स पे करना पड़ता है और अपना खुद का भी एक टैक्स पे करना पड़ता है टूरिस्ट काउंटर में। ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है शेयर करने को, बट मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील हुआ कि आपसे ये चीज़ शेयर करूं। वहाँ पे कार्स बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं। कोई भी नया गाड़ी आप वहाँ पे खरीदेंगे वो इंडिया की प्राइस से करीब 200% ज़्यादा महंगा है। एज इन मेरा जो गाड़ी है ग्रैंड i10, वो 7 लाख 8 लाख के बीच में पड़ता है इंडियन करेंसी में। लेकिन सेम गाड़ी अगर आप नेपाल में खरीदते हैं तो वही गाड़ी करीब 30 लाख के आसपास पड़ता है नेपाली करेंसी में। तो इंडियन करेंसी में हुआ करीब 18 से 19 लाख। आज का ये सेशन फिर मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी इंफॉर्मेशन मिला है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और जो भी नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ से मैं अलविदा कहता हूँ। हैव अ सेफ जर्नी, टेक केयर, और मैं मिलता हूँ आपको अगले ब्लॉग में। थैंक यू।